हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्रावाल। आप मेरे साथ कक्षा 12 के सिलेबस में हैं। डे 50 पर पहुंच गए हम और हमारी कक्षा में 8-10 तक हो गया है और चैप्टर संख्या 5 में है हम। तो लगभग 30% सिलेबस के 30% पार्ट के नजदीक पहुंच चुके हैं। एक बात और, कुछ काफी जो बच्चे हैं वो ये सवाल किया किसी ने एक दो बार कि अपना सिलेबस अपने कब तक पूरा हो जाएगा। तो एक बात मैं ये सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि सिलेबस जो है वो उसके अनुसार आप न चलें। सिलेबस किस वे में कर रहे हैं उसके अनुसार आप चलें कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते रहें, ताकि जिस दिन सिलेबस पूरा हो, सिलेबस चाहे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 15 दिन पहले हो जाता है या 15 दिन बाद में या दिसंबर में पूरा हो या जनवरी में। अगर बहुत लास्ट अगर अपने कहें कि मान लो सिलेबस स्कूलों में भी, ये तो अपनी चलो ऑनलाइन क्लासेज है, लेकिन स्कूलों में भी जहाँ पढ़ते हैं अगर मान लो दिसंबर में भी कंप्लीट होता है, जनवरी में भी कंप्लीट होता है, तो उस कंप्लीट के साथ साथ आपका कितना कंप्लीट हुआ है उस पे आपकी स्कोरिंग जो होती है, आपकी जो मार्क्स है या आपकी जो एजुकेशन है वो उस बात पे डिपेंड करती है कि आपके जो तैयारी है वो कितनी है। जैसे हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं और किसी ने 2 ही चैप्टर अभी तक ढंग से तैयार किए हैं और बाकी केवल खाली क्लासेस देख के टाइम पास करके निकाला है, तो फिर वो 5 चैप्टर भी, वो सिलेबस 5 चैप्टर का पूरा होने के बाद भी उसके 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं है। इसलिए सिलेबस का थोड़ा सा आप जितना कंप्लीट कर रहे हैं उस पर अच्छी तरह से फोकस करें। तो जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद आपको ये लगे कि रिवीजन की हमें जरूरत नहीं है, तो जब भी आप दोबारा कोई टॉपिक रिवाइज करते हैं तो फिर आपको ये लगे कि इसमें तो हमें केवल फॉर्मेलिटी करनी है, ये हमें अच्छे तरीके से आता है। इसलिए कभी भी सिलेबस को कंप्लीट करने की दौड़ में ना रहें जिससे आप आधे टॉपिक छोड़ दें, न्यूमेरिकल छोड़ दें, कुछ सोचे कि ये रिवीजन में कर लेंगे, ये बाद में देख लेंगे। इस वे में करोगे तो ऐसे सिलेबस को अगर आप 3 बार भी रिवाइज कर लोगे फिर भी आपका जो कंप्लीट तैयारी है वो अच्छे लेवल की नहीं होगी। इसलिए सिलेबस जो है वो जितना आप कंप्लीट करते हैं उसको उतने अच्छी तरीके से करें कि बाद में रिवाइज की नौबत नहीं आए। हम रिवाइज करते हैं अपने स्तर पर, लेकिन जब रिवाइज करें तो आप में कॉन्फिडेंस जो है वो इतना हो जाए कि हमें रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, कि जो भी टॉपिक आप लिखने लगे और वो टॉपिक आप बिना रिवाइज किए अपने आप लिख दें। इसलिए ज्यादा फोकस जो है वो स्टडी पे और करें, रफ वर्क जरूर करें, तो आपको ये जो सिलेबस कंप्लीट होने की जो चिंता है वो नहीं रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक अपना कार्बन प्रतिरोध तथा उनके रंग कोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड देयर कलर कोड। सबसे पहली बात तो जो प्रतिरोध जो बनाए जाते हैं, जो इनमें लगे रहते हैं उपकरणों में, प्रैक्टिकलों में आप देखेंगे, अभी मेरे पास है नहीं यहाँ, मैं आपको दिखाता, वरना या नेक्स्ट बाद में देख लेंगे किसी भी क्लास के अंदर अगर होंगे अपने पास तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी इसके अंदर हम समझ लेंगे कि कैसे दिखते हैं और कैसे उनका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो याद की जाती है। हम प्रतिरोध को आर से, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। प्रतिरोध जो है वो कार्बन प्रतिरोध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन के बनाए जाते हैं। बनाने में इनको क्या किया जाता है, मटेरियल को, जो कार्बन मटेरियल है उसको एक बेलनाकार छड़ के रूप में ढाल लिया जाता है। उसके दोनों ओर उसको सोल्डरिंग करने के लिए कंडक्टर्स लगा दिए जाते हैं, चालक तार से कनेक्ट किया जाता है, ताकि किसी भी परिपथ में लगाना है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो उसमें उसको सोल्डरिंग कर दी जाए। और इसके ऊपर एक ये खराब नहीं हो, कार्बन जैसे कार्बनिक पाउडर की तरह होता है, तो जो पानी में या इसमें खराब भी हो जाता है या हम हाथ भी लगाएं तो भी वो जो पाउडर है वो बिखर जाता है उसका। इसलिए इसके ऊपर क्या किया जाता है, जैसे सेल में किया जाता है, सेल को कवर अप किया जाता है कंप्लीट पार्ट में, वैसे ही इनको भी क्या किया जाता है, एक ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, क्लेडिंग कहते हैं इसे, आवृत किया जाता है। और वो सिरेमिक पदार्थ नॉर्मली यूज किया जाता है, सिरेमिक पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है। हमें मुख्यतः इसके अंदर क्या करना है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस दे दी जाते हैं एक, और उसमें आपको उसकी वैल्यू बतानी होती है। अब वो वैल्यू कैसे याद करते हैं, जब भी बनाया जाता है तो इसके ऊपर अलग अलग कलर्स की या किसी भी कलर्स की पट्टिकाएं लगाई जाती है, बैंड होते हैं, बैंड कहते हैं, बैंड होते हैं। उन बैंड के आधार पे क्या किया जाता है, इनकी वैल्यू ज्ञात की जाती है। वो हमें सीखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है ये, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था इसमें से। और
उससे पहले भी लगभग आते ही रहते हैं, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपल सी बातें हैं, केवल आपको इसमें सीखना है। और ये जो टॉपिक चल रहे हैं इस चैप्टर में, मैंने आपको बताया था बेसिक चीजें बहुत ज्यादा है जो आपको याद करने से नहीं आएंगी, सीखने से आएंगी। जैसे मैथ्स है, किसी ने जैसे हमने छोटे क्लासेस में गिनती पढ़े, अगर ये सीख लिए तो अब हमें उनको रटना नहीं है, तो वो सीख लिए इसका मतलब आगे वो हमें। वैसे यहाँ पर भी ये बेसिक चीजें ऐसी है कि अगर इनको सीख लेंगे तो ये आ जाएंगी। बार बार में अगर इसको रट्टा लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखो इसकी बात करते हैं कि इसमें किस तरह की संरचना रहती है। एक कार्बन पदार्थ को एक बेलनाकार छड़ के रूप में ढाल दिया जाता है और इसके दोनों ओर इसको संयोजित करने के लिए ये चालक लगा दिए जाते हैं यहाँ। और इसके ऊपर अलग अलग कलर के या किसी भी कलर के 4 पट्टिकाएं होती हैं, 4 बैंड होते हैं, जिनमें से 3 बैंड जो है वो एक दूसरे के बराबर दूरी पर होते हैं, चौथे में दूरी थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखने में ये नहीं पता चलता है कि लगभग बराबर दिखाई देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो होते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए उन पर बहुत बारीक बारीक पट्टिकाएं होती हैं। ये जो है इसको B1 कह देते हैं बैंड, ये जो है इसको बैंड B2 कहते हैं, ये जो इसको बैंड B3 कहते हैं और ये जो है बैंड B4 कहते हैं। ठीक है, कार्बन के बने होते हैं, बेलनाकार छड़ के रूप में होते हैं और इन पर खराब गैस की सिरेमिक पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है। इनके ऊपर एक लेयर होती है और वो जो लेयर है क्लेडिंग कहते हैं इसे, क्लेडिंग। और ये किसकी होती है? ये होती है सिरेमिक पदार्थ की। अब देखो हमें इनके कलर कोड का मतलब इनके जो कलर हैं उनके लिए कोड डिसाइड किए गए, नंबरिंग डिसाइड की गई है, वो हमें ध्यान रखनी है उसके अनुसार। यानी बैंड B1 का मतलब है कि यहाँ पर जो कलर होगा उसके लिए कोड होगा, B2 जो है उसके लिए कोड होगा, B3 है उसके लिए और B4 है उसके लिए, इस तरह से। लेकिन इन सबका मतलब अलग अलग है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं, R की वैल्यू कुछ भी लिखते हैं हम, जैसे मान लो हमने लिख दिया 15 गुणा 10 की पावर -2 ओम +2, कुछ भी हो सकती है वैल्यू इसके अंदर। तो यहाँ इसके अंदर इसके साथ साथ एक वैल्यू और लेते हैं, जैसे 15 गुणा 10 की पावर -5 लिख दिया और इसके साथ लेते हैं ±5%। प्लस माइनस ये क्यों दिया जाता है? इसको टॉलरेंस पावर कहते हैं, सहन क्षमता कहते हैं, सहन सीमा कहते हैं इसकी। मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ाया गया है तो उसके अंदर मटेरियल में बढ़ाया गया, उसके अनुसार उसकी वैल्यू जो है वो इतनी रखी गई है, लेकिन उसमें इतनी वृद्धि या इतनी कमी हो सकती है। यानी कंपनी जब बढ़ाती है, जैसे सेल हम लेते हैं 1.5 वोल्ट का लेते हैं, रेडियो में जो सेल डलता है वो 1.5 वोल्ट का है। अब इस 1.5 वोल्ट के सेल के अंदर वहां 1.5 वोल्ट के साथ साथ लिखा रहता है, ब्रैकेट के अंदर सेल आते हैं उसमें भी लिखा रहता है कि ±5% या ±10%। ये नहीं है कि 1.5 वोल्ट का है कंपनी ने तो वो बिल्कुल जैसे हम उसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो फिक्स 1.50 ही हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। 1.49 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। यानी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसके अंदर मटेरियल थोड़ा कम ज्यादा हो गया, ठीक है, या जो भौतिक स्थितियां हैं वहां की अलग है, जहां हम यूज करते हैं वहां की अलग है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन उसके अंदर हो सकता है, इसलिए वो प्लस माइनस वैल्यू लिखी होती है। तो एक बात तो ये क्लियर कर लें, प्लस माइनस का मतलब होता है सहन सीमा। सहन सीमा का मतलब है कि कितना मान कम या ज्यादा हो सकता है, इतना मान जो आगे वैल्यू लिखी है उसका। ये 5% किसका, इसके आगे जो वैल्यू लिखी है इसका है। इसका मतलब है कि 15 गुणा 10 की पावर -5 प्लस और इसका कितना प्रतिशत, 5%, यानी 5/100। तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर प्लस कर दो और वो माइनस कर दो। जैसे 50 में 50 के आगे लिखते हैं +-5%, तो 50 का 5 कितना होगा, 2.5, तो इसका मतलब +2.5 करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 करेंगे तो 52.5 और माइनस करेंगे तो 47.5। इसका मतलब इसका मान 47.5 से लेकर 52.5 के बीच में हो सकता है। ये सहन सीमा का मतलब होता है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो किससे संबंधित है, इसके प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने से संबंधित है। पहले इनके मतलब देख लें, वो आप ध्यान से समझ लें, फिर आगे बात करेंगे इसमें कि यहाँ
B1 का जो मतलब है, B1 का मतलब वो प्रतिरोध में आने वाला प्रथम अंक है, प्रथम अंक। B2 है द्वितीय अंक, B3 है आने वाले शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, कितने जीरो आएंगे इसके आगे। B4 जो है वो है सहन सीमा, टॉलरेंस पावर, सहन सीमा। अब देखो 4 बैंड है और 4 वैल्यूज हैं, यानी पहला बैंड पहले अंक को बताएगा, पहला अंक क्या होगा उसकी वैल्यू का। पहला अंक जैसे मान लो 5 है तो हम लिख देंगे 5, इसके कोड के अनुसार, अभी कोड की हम बात करेंगे आगे। फिर दूसरा द्वितीय अंक B2 द्वितीय अंक को बताता है, तो द्वितीय अंक जैसे मान लो 2 आ गया इसके अनुसार तो 52 हो गया, गुणा 10 की पावर मान लो 5 आ गई तो 10 की पावर 5 हो गई। शून्य की संख्या जैसे 5 जीरो आ रहे तो 10 की पावर 5, 2 जीरो आ रहे 10 की पावर 2, 8 जीरो आ रहे 10 की पावर 8, ठीक है, जैसे भी आ रहे। फिर प्लस माइनस सहन सीमा जो कितनी भी हो सकती है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है और 20% हो सकती है। 3 वैल्यू इनके अंदर हो सकती है। अब इनकी वैल्यू सबकी क्या क्या होंगी, इनके कोड क्या होंगे, ये हम बात करेंगे। तो ये बातें जरूर अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ, इसलिए आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इनकी टेबल बनाएंगे, कैसे इनकी वैल्यूज लेनी है, फिर कैसे इनके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर क्या है, कोड ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अब कोड कैसे ध्यान रखेंगे उसके लिए पहले ये बात कर लेते हैं, हमने दोबारा फिर अध्ययन कर लिए कि पहला जो पट्टिका है, पहला जो बैंड है, पहला जो रंग है वो क्या बताएगा, प्रतिरोध के मान में आने वाले पहले अंक को बताएगा। दूसरा जो बैंड है वो दूसरी जो पट्टिका है, दूसरा जो कलर है वो दूसरे अंक को बताएगा। तीसरा जो कलर है वो उसके साथ कितनी जीरोज आएंगी उनके बारे में बताएगा, और चौथा जो कलर है वो उसकी सहन सीमा को बताएगा। तो अब इसकी टेबल देखते हैं पहले। अब देखो अपने पास क्या क्या है, रंग है, हमें ये देखना है कि कौन से रंग का क्या कोड है। जैसे लाल है तो उसका अंक क्या होगा, नीला है तो उसका अंक क्या होगा, पीला है तो उसका अंक क्या होगा, इस तरह से कलर आ गया। उसके बाद फिर प्रथम बैंड या प्रथम अंक क्या होगा उसके लिए, फिर द्वितीय अंक क्या होगा उसके लिए, और फिर शून्य कितने आएंगे उसमें, और चौथा सहन सीमा क्या होगी। अभी तो मैं इसकी पूरी टेबल ही बना रहा हूं, फिर बाद में इसको एक शॉर्ट ट्रिक और भी है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो फिर इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए पहले पूरी टेबल बनाने बैठे, ऐसा नहीं है। वैसे भी हमें ध्यान दे जाएगा, उसका भी एक तरीका है। पहले हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले कलर आएगा ब्लैक, फिर आएगा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, वाइट और फिर आएगा गोल्ड और सिल्वर। 2 बातें और ले लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर। अब इसमें वैल्यूज जो है वो सारी हम लेंगे। अब देखो पहला जो ब्लैक है इसके लिए जो वैल्यू है वो है अंक 0, इसके लिए भी वही है, यानी कोड इनके लिए वही है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि दूसरी पट्टी आ रही है, दूसरा बैंड आ रहा है,
तो दूसरी जगह सेकंड अंक की जगह लिखना है, पहला आ रहा है तो पहले अंक की जगह लिखना है। क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा ये। इसका जो कलर है, इसका जो कोड है वो 1 है, इसका 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 ये है। फिर गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस, ये इसके अंदर पहले में नहीं आएंगे, यानी पहले और दूसरे बैंड में ये वैल्यूज, ये कलर नहीं होंगे। कितने कलर होंगे? यहां तक के होंगे वैल्यूज, यहां तक के होंगे। ये बाकी जो 3 है वो किसके लिए है? वो सेम सीमा के लिए है, ठीक है। बाकी इसके लिए भी यही है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी ये तीनों कलर नहीं आएंगे। अब आता है इसका मान कितनी? 0। इसका मतलब है इसको देखो वैसे 10 की पावर 0, 0 है तो 10 की पावर 0 मतलब 1, इसमें 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। बाकी जो कलर है वो ज्यादातर आते नहीं है क्वेश्चन में भी कहीं पर भी, लेकिन फिर भी इनके लिए वैल्यू है गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो गोल्ड के लिए 10 की पावर -1 और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2 और कलरलेस के लिए नहीं है। सेम सीमा में ये कोई भी कलर नहीं आएंगे, ये कोई कलर नहीं आएंगे यहां से लेकर यहां तक। कौन से कलर आएगा? केवल 3 कलर आएंगे। गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10% और कलरलेस के लिए +-20%। अब देखें कि आपको कोड देखें तो एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, सबके लिए सेम है। जैसे मान लो अगर रेड कलर है तो उसके लिए कोड कितना है? 2 है, ठीक है। अगर तीसरी पट्टिका पे रेड कलर है तो 2 का मतलब जब शून्य की बात आएगी तो 10 की पावर में उतने अंक लग जाएंगे, यानी कोड में ये नहीं है कि यहाँ कुछ अलग आ जाएगा, यहाँ कुछ, कोड वही है। जैसे 4 है तो अगर पहले बैंड पर आ रहा है वो कलर येलो, अगर पहले बैंड पर आ रहा है तो पहले अंक में 4 लिख देंगे, दूसरे पे आ रहा है तो दूसरे अंक में 4 लिख देंगे, और तीसरे पे आ रहा है तो 10 की पावर गुणा में 4 कर देंगे। और सेम सीमा की बात करें तो इनमें से कोई भी कलर नहीं होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा और कलरलेस, मतलब रंगहीन कोई कलर नहीं होगा। तो उस स्थिति में गोल्ड के लिए +-5% है, सिल्वर के लिए +-10% है और कलरलेस के लिए +-20% है। अब इसी क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्वेश्चन दे देते हैं कि दिए गए चित्र में प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। कैसे दे देते हैं क्वेश्चन? दिए गए प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान क्या होगा, और क्या ऐसे दे देंगे, डायग्राम बना के दे दें। और दूसरा ये लिख दें कि प्रथम बैंड पीला, द्वितीय बैंड या क्रमशः चारों बैंड पीले, पीला, नीला, हरा और रजत है, रजत का मतलब सिल्वर है, तो उसके लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। या ज्यादातर ऐसे दे देते हैं कि एग्जाम में ये बैंड दे दिए, या लिख देंगे लाल, या लिख देंगे मान लो हरा, या लिख देंगे पीला मान लो, और या लिख दें स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब गोल्डन, गोल्ड कलर। तो बाबू क्या आर का मान बताना है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि इनके कलर कोड कौन याद रखें, या अगर कोई आगे पीछे हो गया तो वो तो डिजिटली तो बतानी है, वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो उसका आप तरीका देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख ले कैसे सोल्व करना है। तो देखो पहला बैंड, पहला जो पट्टिका कौन से कलर की है? लाल कलर की है। तो लाल कलर के लिए कितना अंक है? 2 है। तो पहले लाल है तो पहले अंक 2 लिखेंगे। दूसरा बैंड दूसरे अंक को बताता है, दूसरा अंक हरा है
तो हरा जो है ग्रीन, ग्रीन कितने पे आता है 5 पे, तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर ये तो हो गया वैल्यू गुणा, अब कितने जीरो आएंगे उसके लिए, तीसरा येलो, येलो जो आ रहा है 4 पे, तो कितना, तीसरा क्या बताता है इसके साथ कितनी जीरो आएंगी, और चौथा क्या बताता है इसके साथ प्लस माइनस वैल्यू क्या होगी। तो स्वर्ण है, स्वर्ण के लिए गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या होता है प्लस माइनस 5%, तो ये हो गया प्लस माइनस 5% ओम, ये लिख दें। ओम प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम लगा दें। अब देखो इसमें आगे थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, वैसे एक नंबर का क्वेश्चन आता है भी, अगर बाकी कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तित करके इसको दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है कि यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, वो कैसे लिख देंगे कि 5% किसका है, इसी वैल्यू का तो 5% है, तो हम कैसे लिखेंगे 25 गुणा 10 की पावर 4 प्लस माइनस, और ये 25 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 5% है, तो 5/100 ये हो जाएगा। तो वैल्यू क्या है 10 की पावर 4, दोनों में से कॉमन ले लो, ये आ गया 25 प्लस माइनस, इसको सोल्व कर लो, भाग दे दो तो कितना आएगा 0.25 आएगा। ऐसे में क्या करो, ऐसे में इसको कैंसिल मत करना अभी जीरो को कभी भी, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे कि जो पावर्स 10 की पावर है वो दोनों में आ रही है, तो कॉमन बाहर लिखे होंगे, ठीक है। 25 गुणा 5 125 हो गया, 125 में 100 का भाग देंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 25 प्लस माइनस 1.5 25 गुणा 10 की पावर 4 और क्या आ जाएगा ओम। तो दूसरी फॉर्म ये दी जा सकती है, वैसे तो ये सही है और एग्जाम कंपटीशन में इस तरह की फॉर्म दे दी जाती है। अब इसमें पूरी रेंज लिखें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी, लेकिन फिर भी पूरी रेंज लिखें तो 25 में से 1.25 माइनस कर दो और 1.25 प्लस कर दो, इसके बीच में इस प्रतिरोध का मान जो है वो काम करेगा, ये हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात भी इनके कोड को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। ये तो अपने नोट्स पढ़ाने की बात है कि इस तरह से इसको जो वैल्यूज है वो ली जाती है। अब हमें तो सीधा अगर पता है भी, अब ये याद हो जाए कि ब्राउन के लिए 1 होता है, तो ये हमें पता है कि पहले अंक में पहली पट्टी पे आएगा तो पहला अंक लिखना है, दूसरी पे आएगा तो दूसरा लिखना है, तीसरी पे आएगा तो 10 की पावर में उतने 0 लगा देना है, यानी वो अंक 10 की पावर में चला जाएगा। और चौथा जो भी कलर आएगा तीनों में से वो प्लस माइनस कर देना है। ये तो हो गया सोल्व करने की बात। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कैसे इसको याद रखा जाए। इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस को आप ध्यान से देख लें और उसको थोड़ा ध्यान रख लें। बीबी रोए, बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज very good wife wearing gold and silver necklaces। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को याद हम अगर रख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीबी रॉय ये एक व्यक्ति का नाम है, बीबी रॉय, ठीक है, किसी अंग्रेज का नाम बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है। हैज वेरी गुड वाइफ, इसकी बहुत अच्छी पत्नी है। वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, जो सोने चांदी के आभूषण पहनती है। अब इसके अंदर देखो कुछ ध्यान से देखेंगे तो कुछ जो लेटर्स है वो कैपिटल है, कुछ स्मॉल है, यानी कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, वो सेंटेंस बनाने के लिए यूज की गई है, उनका हमें याद रखने में कुछ नहीं करना है। जैसे हैज है, इसका कोई काम नहीं है। इसी तरह से एंड है, इसका कोई काम नहीं है।
वियरिंग है इसका कोई काम नहीं है, नेकलेसेस है इसका कोई काम नहीं है। अब देखो यहां से शुरू करें, बी रोए ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब तो आपको छोड़ ही देनी है। यहाँ 0 से शुरू करना है भी, आपको ये ध्यान रखना है 0। अब पहले 2 भी आ गए, बी। वैसे भी हमारे पास क्या थे, 2 वैल्यू थी, ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक भी बी से शुरू होता है, ब्राउन भी बी से शुरू होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारी स्टार्टिंग कहां से है, ब्लैक से है। बस दूसरा मैं पता रह जाएगा ब्लैक। और दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको याद तो ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन गलती से एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वो 1 से डिजिट शुरू कर देते हैं इससे। तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी डिजिट, एक सेंटेंस लिख लें आप, जब क्वेश्चन करना हो इस सेंटेंस में आप डिजिट लगा लें, क्वेश्चन अपने आप इजी वे में हो जाएगा। तो यहां से ये ध्यान रखना कि कहां से शुरू करना है, इसको 0 से शुरू करना है। 0, इसका कोड हो गया 1, इसका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऑफ का यूज नहीं करना है, 5 हो गया, 6 हो गया, और हैज का यूज नहीं करना है, 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया। वेरी का यूज नहीं करना है। गोल्ड सिल्वर के बारे में पता ही है हमें, डायरेक्ट पूरा नाम ही लिखा गया गोल्ड सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर वैसे तो कलर में आएंगे नहीं, किस में आएंगे, सेन सीमा में आएंगे। तो गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो 20%। अब आप देखें, पहले बी का मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। तो ये सेंटेंस याद रख ले। बीबी रोय, देखो एक छोटी सी बात है, बीबी रोय एक नाम ही आगे, 5 कलर तो नाम ही आगे, बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इतने में आगे लगभग आधा काम तो इतने में हो गया अभी। तो ये सेंटेंस बाकी मुश्किल भी नहीं है, अभी सेंटेंस ही ऐसा है, वैसे याद रहते हैं। क्यों, वाइफ से रिलेटेड है, कौन भूले वाइफ को, सब याद रखना पड़ता है, इसलिए वैसे भी याद रह जाएगा ये तो अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप इसमें एग्जांपल ले लें और फिर इसको सोल्व करके देखें। जैसे आपको कोई ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे भी हमारे पास, तो इसमें से जैसे इस तरह से बना लेते हैं कोई डायग्राम। ये जैसे मान लो ये पीला है पहला, दूसरा कलर नीला है, तीसरा हरा है, चौथा मान लो रजत है। अब इसके लिए हमें क्या बताना है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, आर का मान निकालना है। तो आर बराबर देखो पीला, येलो देख लो। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये वैसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वो पूरी टेबल बनाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। और इसमें दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम की किसी कलर के लिए एक आधा डिजिट आगे पीछे हो गया तो वो भी दिक्कत यहाँ नहीं आएगी, इजी वे में याद रह जाएगा। थोड़ा सा एक दो बार जो भी पढ़ते हैं हम डेली, मैं हर क्लास में लगभग ये बात रिवाइज करता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें। पहले आप उसे समझ लें, फिर थोड़ा लिख लें, उसके बाद दोबारा उसके पढ़ें, और फिर बिना देखे थोड़ा सा खुद अपनी लैंग्वेज के अंदर उसकी प्रैक्टिस करके देखें। तो ऐसा कर लेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है इसमें, उसके अलावा नहीं आएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा केवल। उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन है, एक तरीका हम कर रहे हैं, दूसरा अभी मैं बात करता हूँ। ये भी सेम वही पैटर्न है, पीला येलो आ गया, येलो 4 नंबर पे आना है, तो पहला 4। दूसरा कोड जो है वो कहां से आएगा, दूसरे बैंड से आएगा। दूसरा बैंड क्या है, ब्लू क्या है, 6 पे आ रहा है, गुणा तीसरा क्या बताया, कितने 0 है, ग्रीन कहां पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो 10 की पावर में आएगा। ये तो आपको पता रहना चाहिए कि पहला बैंड पहले अंक को, दूसरा बैंड दूसरे अंक को, और तीसरा जो बैंड है वो इसके साथ कितने 0 आएंगे उनको, और चौथा बैंड इनकी चयन सीमा को बताएगा। चौथा बैंड रजत है तो ये ±10% ओम, ठीक है। दूसरा पूरा सोल्व करके थोड़ा सा लिखें, तो ऐसे कंपटीशन की बता रहा था मैं आपको, इस तरह के जो ऑप्शन है वो उनके अंदर ऐसे ऑप्शन सीधे ना होकर थोड़ा सा घुमा के ऐसे दे देते हैं। तो 10% किसके हैं, जो इसके आगे लिखा हुआ उसी का 10% है। 46 × 10⁵ इंटू 10%, तो ये 10/100। तो आप हमेशा ये करें कि जो पावर्स आ रही है उनको न छेड़ें बिल्कुल भी, तो बाकी जो वैल्यूज है उसके साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है उसके साथ ही करें, बाकी के साथ न करें। तो क्या आ जाएगा, 46 ± 46 में 10 का डिवाइड करेंगे 4.6, और कॉमन क्या आ गया 10⁵
5 ओम। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यहाँ तक इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से आया था, दूसरा तरीका कि आपको ये बैंड न देकर कोड दे दें। फिर कोड दे देंगे तो पूछेंगे क्या बैंड कौन से कलर का, ये पूछ लेंगे। अब उसके अंदर कोई जैसे पिछले साल तो एक पूछ लिया, भाई इसका दूसरा जो बैंड है उसका कलर बताओ। वैल्यू मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन उसमें वैल्यू लगभग इस तरह से थी। इस तरह से थी, ओम में दूसरी पट्टिका द्वितीय पट्टिका किस रंग की है। फिर वहां से कोई इसका याद है कि लाल रंग दिया था इसलिए मैंने दूसरा कोड इसका 2 लिया है देखकर। ठीक है। बाकी आगे पीछे की वैल्यू मेरे को नहीं पता क्या थी। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से था। तो यहाँ पर दूसरा जो अपना क्या पूछा गया, दूसरी पट्टिका द्वितीय पट्टिका कौन से रंग की है। तो द्वितीय पट्टिका कौन से रंग की है, द्वितीय पट्टिका के लिए देखें, द्वितीय पट्टिका के लिए दूसरा अंक देखना पड़ेगा। दूसरा अंक कितना है इसका 2 है, और 2 के लिए इसमें देख लो कितने कौन सा कलर आ रहा है, रेड आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल। तो बस उसमें केवल ये लिखना था लाल, और ये इतनी सी बात पूछी गई थी। अब इसमें और पूछे तो क्या पूछ ले, चारों पट्टिकाओं के कलर बताओ क्या है, क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय बताओ क्या है। तो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नॉर्मली 2 पैटर्न है अपने पास क्वेश्चन के। फर्स्ट पैटर्न ये है कि आपको पट्टिकाएं दी जाएंगी और वैल्यू पूछ जाएंगी। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है कि आपको वैल्यूज दे दी जाए और कलर पूछ ले। तो दोनों के अंदर ही हम क्या इस तरह से ध्यान रख लें। तो इनके अंदर देखो कलर के नेम भी आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्ड आ रहा है तो उससे पता चल जाएगा, और कोड भी आ रहे हैं, तो दोनों चीजें हमें इससे पता चल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट डे 51 में जाएंगे। भी 50 क्लासें हो चुकी हैं, काफी सिलेबस हम बहुत कर चुके हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो थोड़ा इनको अच्छी तरह से क्लास फर्स्ट से देखें तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। बाकी नोट्स के लिए भी मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें 1-2 वीडियो में नंबर भी डाल रखे हैं, वो फोटोकॉपी वहां से आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। वो जितना भी उनका फोटोकॉपी का खर्चा होगा वो आपसे ले लेंगे और आपको बाई डाक आपके घर पर पहुंचा देंगे। जो भी डाक का खर्चा होगा वो आपको उसमें ऐड करके वो आपको उसमें बता देंगे। तो आपको बिल्कुल कम नॉर्मल पैसों में ही कम से कम खर्चे में जितना इसके फोटोकॉपी पे खर्चा वगैरह या डाक का जो खर्चा होगा वही वो आपसे लेंगे और आपको घर पे जो है वो नोट्स पहुंचा देंगे। कोई ऐसे कोई उसमें हजारों रुपए या इस तरह से कुछ नहीं है किसी तरह का, बिल्कुल फोटोकॉपी के चार्ज पे आपके पास वो नोट्स पहुंच जाएंगे। अगर आपको आवश्यकता हो तो वो भी आप मंगवा लें, वरना आप खुद बना सकते हैं तो खुद भी बना ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इनको रिवाइज इस तरह से साथ साथ करते रहे, क्योंकि नोट्स की काफी प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो नोट्स जो है वो काफी मैंने प्रिपेयर करके वहां फोटोकॉपी शॉप पे दे दिए हैं। बाकी आगे का काम उनका है, जैसे उनको सुटेबल रहेगा कि उनको कितने दिन लगते हैं भेजने में, या डाक से कितने दिन में पहुंचते हैं, या कितने दिनों में वो फोटोकॉपी करते हैं। तो वो उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं डेली कॉल करके पूछूं या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने वो नंबर ही डाल दिए कि जिसको चाहिए वो डायरेक्ट संपर्क कर ले और अब मंगवा लें। बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार मैं आपको कह रहा था 50 क्लासें हो चुकी है हमारी, और 50 क्लासेस में बहुत ज्यादा सिलेबस हम काफी कर चुके हैं। तो लॉकडाउन में जब से हमने शुरू की थी क्लासें, तब से जो शुरू से जुड़ चुके हैं तो उनका काफी पार्ट हो भी गया होगा। जो बाद में जुड़े हैं तो वो भी इनको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करें। हम पूरे न्यूमेरिकल यहाँ नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत हैं, और फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी कितने भी कर सकते हैं हम, तो कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम जैसे मैंने यहाँ कार्बन रजिस्टर वगैरह ये आ गए तो इनसे संबंधित जितने न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं जिस टाइप के, तो उस टाइप के 1-2 हम कर लेते हैं। तो बाकी कोशिश ये करें कि आप ही सोल्व करें। बाकी प्रॉब्लम क्लास जो रहती है, प्रॉब्लम क्लास में कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत और करने की। बाकी सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। फिर भी किसी तरह की दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, पता चलता रहे कब क्लास अपलोड हो रही है कब नहीं हो रही है। ज्यादातर कोशिश ये रहेगी रेगुलरिटी रहे। और थोड़े दिनों में कक्षा 11 के भी सिलेबस शुरू कर दिया जाएगा,
अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है कितने दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी टाइम थोड़ा लगेगा। तो इसलिए कक्षा 11 के जो भी आपके छोटे भाई बहन आस पड़ोस में, तो उनको भी आप बता दें कि वो भी चैनल से जुड़ जाए, तो जब भी अपलोड की जाएगी वीडियो तो आपके पास पता चल जाएगा। यानी हम कंटिन्यू चलेंगे और प्रैक्टिकल की क्लासेस भी, जैसे प्रैक्टिकल के टॉपिक आएंगे या बाद में भी जैसे भी टाइम मिलेगा स्कूलों में लैब सेट करने के बाद में, हो सकता है सितंबर भी आ जाए, अगस्त भी आ जाए, तब हम बीच बीच में एक एक दो वीडियो जो है वो प्रैक्टिकल की भी डालते रहेंगे, ताकि आप जो प्रैक्टिकल के टॉपिक है उनको प्रैक्टिकली भी समझ लें। क्योंकि जैसे अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर संख्या 6, काफी हो गया, चैप्टर संख्या 6 जो आएगा उसके अंदर प्रैक्टिकल के टॉपिक है, तो वो प्रैक्टिकल के टॉपिक अगर प्रैक्टिकल भी कर ले साथ में तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि वहां भी हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ कर लें। बाकी की बातें वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। तो आप इनको रिवाइज जरूर करेंगे, जैसे मैं डेली कहता हूँ, तो सब प्रैक्टिस खुद करें। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।